नमस्कार वंदन। बच्चों, आज क्लास जो है क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए जो है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो है लेकर आया हूँ, जो कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाएं से रिलेटेड है। और भारत में जो है पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई, कौन ऐसी परिस्थिति भारत में लाया जिसके कारण जो है भारत में जो है एक योजना तैयार किया गया। तो चलिए जानते हैं कुछ इतिहास के बारे में। उसके बाद फिर जो है आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय और लगातार जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है भारत जो बनाता है। तो आखिर इसका क्या कारण था कि योजनाएं बनानी पड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतिहास को समझते हैं। और सबसे पहले बच्चों कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीति, ठीक है ना, इसका तो ब्रिटिश, इसको समझना जरूरी है। ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश शासन, ठीक है, इसका जो है शोषणकारी नीतियों का परिणाम के कारण जो है भारत में जो है योजनाएं बनानी पड़ी, योजनाएं। ठीक है, और हम लोग जो है ब्रिटिश के शासनकाल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग योजना में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन से पूर्व, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन से पूर्व जो है यानी कह सकते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश शासन से पूर्व, ठीक है, ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक संपन्न अर्थव्यवस्था था। जो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो काफी संपन्न था बच्चों। ठीक है ना, भारतीय उद्योग विशेषकर हस्तकला, विशेषकर अगर आप बात करेंगे भारतीय, तो यहाँ जो है ना हस्तकला जो है, हस्तकला हो गया या फिर उद्योग हो गया, ठीक है ना, उद्योग हो गया। और कह सकते हैं यहाँ की जो उन्नत अवस्था में थी, विदेशी व्यापार में भारत अग्रणीय था, यानी विदेश के साथ जो है व्यापार में जो है ये काफी जो है अग्रणीय रहता है, यानी आगे रहता है। ठीक है, तो ये जो है काफी संपन्न रहता है। किंतु अंग्रेजी शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था उनकी दोषपूर्ण नीति, जब से अंग्रेज लोग भारत में आया, जब से जो है कौन आया, अंग्रेज लोग आया, अंग्रेज, ठीक है ना, जब से ये भारत में प्रवेश किए तब से जो इनका जो नीति रहा है ना, नीति क्या रहा है इनका कि यहाँ से जो है रॉ मटेरियल ले जाना, यानी भारत से जो है भारत से रॉ मटेरियल कहाँ ले जाना है, तो इंग्लैंड ले जाना है। कहाँ ले जाना है, इंग्लैंड ले जाना है। और या वहां से जो है मैन्युफैक्चरिंग करके फिर जो है इंडिया में जो है फाइनल गुड्स को बेचना है, या फिर कह सकते हैं विनिर्मित वस्तुओं को बेचना है। और भारत से क्या ले जाता था, तो रॉ मटेरियल ले जाता था। तो भारत में कभी सोचा ही नहीं कि भारत में जो है उद्योग खोला जाए या फिर भारत के लोगों को रोजगार दिया जाए, भारत के लोगों की स्थिति को सुधारा जाए, ऐसा कभी ब्रिटिश नहीं सोचा या अंग्रेज जो है कभी नहीं सोचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिस्थिति बन जाती है कि ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी शोषणात्मक नीति के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वरूप जो है अनेक दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो है जब शोषण नीति अंग्रेज ने अपनाया तो भारत बन गया उपनिवेश। क्या बन गया, उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश बन गया। उपनिवेश का मतलब होता है बच्चों कि किसी शासक देश का अधीनस्थ राज्य जब बन जाता है तो उसको जो है उपनिवेश कहा जाता है। कुल मिलाकर के भारत जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया। भारत जो है, भारत, ठीक है, भारत क्या होता है, अंग्रेजों के अधीन में रहता है। जो अंग्रेज नीति बनाती है, भारत के लोग उनके नीतियों के अनुरूप जो है अपने आप को ढालते हैं, तो इस परिस्थिति को उपनिवेश कहा जाता है। दूसरी परिस्थिति क्या आया बच्चों, दूसरी परिस्थिति जो आया भारत के संदर्भ में, अर्ध समानती। ठीक है, अर्ध, अब इसको अगर आप अच्छा से समझ जाएंगे तो शायद इंडियन इकोनॉमिक्स जो है आपका अच्छा रहेगा। अर्ध समानती का मतलब है कि ना ही भारत समाजवाद रहा, ना ही भारत जो है समाजवाद रहा, ना ही जो है ये पूंजीवाद पूर्ण रूप से जो है बन पाया। इसीलिए जो है भारत को अर्ध समानती कहा जाता है। कुछ तो सरकार जो है क्या करता है कि लोगों को हेल्प करता है, कुछ बड़े लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि अपनी पूंजियों पर जो है उद्योग और जो है व्यवसाय को शुरू करते हैं। तो भारत जो है ना तो सामंतवादी है, ना ही जो है पूंजीवादी। क्योंकि बच्चों जितना भी कृषि से संबंधित था, ठीक है ना, कृषि से जो संबंधित क्षेत्र था वो जो है सामंतवाद था, यानी वो कह सकते हैं कि समाजवादी से रिलेटेड था। और जितना भी उद्योग से रिलेटेड अगर भारत के अंदर था वो पूंजीवादी के अधीन था। तो इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण जनता के हित में काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तीसरा कारण क्या है योजना बनाने का, वो है भारत काफी पिछड़ा अर्थव्यवस्था है। तीसरा कारण जो है भारत किस तरह का अर्थव्यवस्था था, तो भारत जो है पिछड़ी थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता था। क्यों पिछड़ी, तो यहाँ जो है गरीबी बहुत होती है और रहन सहन का स्तर बहुत नीच होता है, निम्न होता है, पूंजी निर्माण की दर अत्यंत कम होती है।
यहाँ जो है पिछड़ी होने का कारण जो है बच्चों, सबसे बड़ी चीज है गरीबी, ठीक है, गरीबी। और यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बच्चों, शिक्षा का स्तर जो है वो काफी जो है दयनीय है, ठीक है। और यहाँ के लोगों का रहन सहन की बात अगर करें इसकी, तो रहन सहन का काफी दयनीय है, ठीक है। और लोग जब गरीब है तो वो जो है पूंजी निर्माण अर्थात बचत जो है नहीं कर पाता है, ठीक है। यही कारण है कि भारत जो है काफी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती थी। यही कारण है कि भारत को जो है आजादी के बाद जो है योजना बनानी पड़ती है। विशेषकर जो है बच्चों की भारतीय अर्थशास्त्र जब से अंग्रेज आया, कौन, अंग्रेज लोग, अंग्रेज, तब से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थिति जो है वो दयनीय हो गया, ठीक है, दयनीय हो जाता है। तो इसको लेकर के जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अंग्रेजों के आने के बाद जो है यहाँ काफी दयनीय हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो जाता है, उपनिवेश भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके लेकर के एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जब से अंग्रेज आया भारत को कमजोर किया। तो आजादी के बाद ऐसा महसूस किया गया कि भारत के अंदर जो है क्या बनाने की जरूरत है, तो योजनाएं बनाने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत की में जो पंचवर्षीय योजनाएं का जो सामान्य लक्ष्य रखा गया बच्चों, वो है आर्थिक नियोजन। क्या है, आर्थिक नियोजन। ये क्या है, आर्थिक नियोजन जो है वो क्या है, इसको समझना है, ठीक है ना। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जो बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, ऐसा क्यों महसूस किया गया। तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय होता है एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय योजना संगठन एक समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी जो है यहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 1 से लेकर 5 वर्ष के बीच, 1 से लेकर के 5 वर्ष के बीच जो है ऐसे मुद्दों को, ऐसे क्षेत्र को चयन किया जाए जो लोगों के लिए प्राथमिकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कृषि को लिया गया था, ठीक है। बहुत बहस होने के बाद जो है कृषि क्षेत्र को चुना गया क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है भारत के कृषि से संबंधित था, ठीक है ना, कृषि से डिपेंड था, कृषि से निर्भर था, ठीक है। अब ये समझना है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करना था, ठीक है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है प्लान, प्लान का मतलब होता है एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी उपलब्धि को प्राप्त करना। नियोजन का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो होता है लक्ष्य को क्या करना होता है, प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1900 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम लोग बात करें, उससे पहले तो भारत को एकदम लूट लिया था अंग्रेजों ने। तो स्वतंत्रता के बाद की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, तो स्वतंत्रता के बाद हम लोग कर रहे हैं कि 1950 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देश में एक भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय साधनों को आंकने आंकने इनके आधार पर आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग जो है 15 मार्च, कब, 15 मार्च को, 15 मार्च जो है 1950 को जो है बच्चों क्या किया गया, तो योजना आयोग एक संस्था बनाई गई। किसका, तो योजना आयोग का, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का जो है संस्था बनाया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग ने अपनी स्थापना के 15 महीनों के पश्चात जो है जुलाई सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार के आगे प्रस्तुत कर दी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो है सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पर बच्चों एक फैक्ट्स और आपको बता करके फिर हम लोग टॉपिक पर आएंगे कि भारत सरकार जो है ना, कौन, भारत सरकार, भारत सरकार जो है सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित समितियां बनाता है। क्या बनाता है, आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित जो है समितियां, बात को समझिए क्या बोला जा रहा है कि आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित समितियां जो है भारत सरकार एक बनाती है।
चलिए हम लोग जानते हैं कि आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आंकड़ा क्या होता है। तो बच्चों भारत सरकार, देखिए कोई भी योजना बनाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा कितना है, पैसा कहाँ से आता है, ठीक है ना, और किन किन मुद्दों पर जो है खर्च करना है। तो इससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं कौन एकत्रित करता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों एनएसओ, आप जो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है 1950 में जो है भारत सरकार बनाता है। बच्चों एनएसएसओ का मतलब होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसका काम है आंकड़ों को एकत्रित करना, यानी भारत के संदर्भ में जो है कितना बेरोजगारी है, कितना रोजगार में है, कितना टैक्स आता है, कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना, या नेशनल इनकम क्या है भारत सरकार का। तो ये जो है सारा डेटा जो है एनएसओ जो है संग्रहित करता है या कहिए कलेक्ट करता है। दूसरी संस्था जो है बच्चों जो आंकड़े से रिलेटेड है, आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित है, वो है सीएसओ, ठीक है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुआ है बच्चों 2 मई, ठीक है, 2 मई 1951 को, ठीक है। आजादी के बाद जो है बच्चों दो ऐसी संस्थाएं भारत सरकार का होता है जो कि आंकड़ों को एकत्रित करके क्या करता है, प्रकाशित करता है, सरकार को ये बताता है कि आपके पास जो है नेशनल इनकम कितना है, आप जो है बजट कितना बनाइएगा और कौन किस किस मुद्दे पर जो है बजट बनाइएगा। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा कि आपके पास इनकम कितना है, नेशनल इनकम कितना है, तो फिर आप योजनाएं नहीं बना सकते हैं। तो ये भारत सरकार जो है दो संस्था बनाता है, कौन कौन, एनएसएसओ और सीएसओ। इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और इसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दोनों संस्था को जो है स्थापना मैंने बताया कि एनएसएसओ की स्थापना जो है 1950 के दशक में होता है और सीएसओ की स्थापना जो है 2 मई 1951 में। लेकिन बच्चों अच्छा, इसको जो है सीएसओ को हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। जब से मोदी आया, ठीक है ना, मोदी आने के बाद जो है ये दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है और एक नई संस्था का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है एनएसओ, ठीक है। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। अच्छा, दोनों संस्थाओं का विलय कब किया, तो विलय जो बच्चों 23, ठीक है ना, 23 मई, कब, 23 मई 2019 को, ठीक है ना, 2019 को जो है दोनों संस्थाओं को क्या कर देता है, तो विलय कर देता है, ठीक है। अब जो है सरकार ने कहा कि एनएसओ का नेतृत्व में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय चलेगी, अर्थात मौसिफी के आधार पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है के द्वारा जो है चलेगा। यानी जो है अब जो है डेटा कलेक्शन से लेकर के प्रकाशित करने का काम जो है कौन करेगा, एनएसओ करेगा। और इसके मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय, तो नई दिल्ली में, ठीक है ना, मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो नई दिल्ली में। और एक अभी जो ताजा जो है इसका जो अध्यक्ष है राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है इसका अध्यक्ष है। कौन है, राजीव राजीव लक्ष्मण, ठीक है, आपको याद रखना है राजीव लक्ष्मण जो है अभी एनएसओ का क्या है, अध्यक्ष है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने जो बताया बच्चों, ये जो है आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित भारत सरकार की जो है संस्थाएं। जब आंकड़े एकत्रित हो जाता है तब हम योजना बनाने के बारे में सोचेंगे, है ना। तो चलिए अब योजना बनाने से संबंधित जो है अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि योजना योजना बनाने से संबंधित योजना, देखिए यहाँ पर जो है बोला कि योजना बनाने से संबंधित जो है जो संस्था है, कौन क्या है, संस्था, ठीक है, किसका, भारत सरकार का, भारत सरकार का। वो कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। योजना बनाने से संबंधित संस्थाएं जो हैं क्या हैं, संस्थाएं भारत सरकार का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इससे पहले हम लोग क्या जाने कि आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित जो है भारत सरकार के जो समितियां हैं। अब हम लोग देखेंगे योजना बनाने से संबंधित जो है भारत सरकार की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके विषय में देखेंगे। चलिए बच्चों, पहले तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, यानी योजना आयोग कब बनाया गया, तो 15 मार्च 1950 को बनाया गया। अच्छा, इसका जो काम होता है ना, इसका काम होता है कि देश के अंदर जो है किन समस्या के आधार पर जो है प्राथमिकता दिया जाता है और उसके आधार पर जो है बजट जो है कौन बनाता है, तो प्लानिंग कमीशन बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में योजना आयोग कहेंगे। अच्छा, एक और संस्था है बच्चों जिसको बोला जाता है एनडीसी। क्या बोला जाता है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना जो है बच्चों 6 अगस्त कब, 6 अगस्त
1952 को बनाया गया। एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, 6 अगस्त 1952 को। अच्छा, एनडीसी का काम क्या है? प्लानिंग कमीशन का जो काम है कि भारत के अंदर परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जो है योजना बनाता है। लेकिन एनडीसी का काम क्या है? तो एनडीसी का काम जो है, जो प्लानिंग कमीशन जो है योजना बनाता है, इसका क्या करता है? ये वेरिफिकेशन करता है। एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं उसका जो है ये क्या करता है? निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, तो एनडीसी का काम समझ गए। ये प्लानिंग कमीशन जो है योजना बनाता है और एनडीसी जो है योजना का निरीक्षण करता है। अब चलिए यहाँ पर जो है मोदी आने के बाद इस ये दोनों संस्थाओं को भी मर्ज कर देते हैं और मर्ज करके जो है क्या नीति आयोग लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? नीति आयोग। समझिए, ठीक है, नीति आयोग। और इसकी जो स्थापना जो है बच्चों 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1900 बोल रहे हैं आपका 1 जनवरी 2015 को। कब? 2015 को जो है नीति आयोग बनाया जाता है। ठीक है, दोनों संस्थाओं प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को मर्ज करके जो है क्या बनाया जाता है? तो नीति आयोग बनाया जाता है। कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आता है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो हम लोगों ने दो तरह की संस्थाएं देखें, एक तो आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित और एक जो है योजना बनाने से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह जो है भारत के अंदर संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, अब बच्चों पंचवर्षीय योजना का कुछ हम लोग इतिहास जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का इतिहास। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का इतिहास जो है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार कौन दिया था जानते हैं? एम विश्वरिया, नाम है इनका एम विश्वेश्वरैया। देखिए ये जो हैं कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो एक सिविल इंजीनियर भी ये रहते हैं, भारतीय सिविल इंजीनियर रहते हैं। और ये सबसे पहले कब? 1934 में, यानी 1934 में इन्होंने एक किताब लिखा था बच्चों, प्लानिट। जो इनका किताब का नाम है प्लानिट, प्लानिट इकोनॉमी, इकोनॉमी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। देखिए 1934 में जो है एम विश्वरिया जो है एक किताब लिखते हैं प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, भारत के लिए जो है योजना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए योजना नामक पुस्तक ये लिखते हैं। कब? 1934 में। अगर एम विश्वरिया की बात करें बच्चों तो इनका जन्म जो है कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भारत में पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, तो उससे पहले एम विश्वरिया का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। उन्होंने जो है रूस की इकोनॉमी के बारे में बहुत पढ़ा था। देखिए एम विश्वरिया जो है रूस की इकोनॉमी को पढ़ा था और रूस जो है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था रहता है। वहाँ जो है 1928 से, कहाँ पर? रूस में जो है 1928 से ही पंचवर्षीय योजना बनाया जा रहा था। तो जब एम विश्वरिया जो है रूस का इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रूस जो है 1928 से ही जो है योजनाएं बना रहा है। तो इन्होंने जो है 1934 में किताब लिख दिया कि प्लानिट इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए भी आर्थिक नियोजन की जरूरत है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 1934 में जो है एम विश्वरिया किताब लिखते हैं, उसके बाद का घटना देखिए। इसके बाद का घटना क्या है कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त जो है 1934 और 38 के बीच जो है कांग्रेस, ठीक है, भारत के लिए नेतृत्व कौन पार्टी कर रहा था? तो कांग्रेस पार्टी कर रहा था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। अब इसका जो है तत्कालीन जो है अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष वो कौन रहते हैं जानता है? 1938 में, 1934 में तो उन्होंने किताब लिख दिया था एम विश्वरिया। ठीक है, अध्यक्ष अब जो है सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है अब जो है कांग्रेस पार्टी का जो है अध्यक्ष रहते हैं, तत्कालीन अध्यक्ष जो है 1938 में रहते हैं। ये क्या करते हैं कि एक योजना बनाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस भी एक आईएएस रहते हैं और आईएएस छोड़ करके जो है कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देने लगते हैं, देश की आज़ादी के बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, आईएएस अपने जमाना में रहते हैं अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के काम करने से इनकार कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है अंग्रेजों के लिए काम करने से इनकार कर देते हैं, तब जाकर के ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इन्होंने बहुत पढ़ा लिखा इंसान रहता है, एम विश्वरिया का भी किताब इन्होंने पढ़ा रहता है। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है एम विश्वरिया का किताब
प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब जो है सुभाष चंद्र बोस पढ़े रहते हैं। तो इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी के जब अध्यक्ष बनते हैं तो इन्होंने एक समिति बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना समिति, ठीक है ना। राष्ट्रीय योजना समिति बनाते हैं कौन? राष्ट्रीय योजना समिति जो है सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति। अब ये जो है समिति कब बनाई गई? तो 1938 में, जब जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और इस समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाता है, ठीक है। भले जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय समिति का जो है अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल को बनाया जाता है, ठीक है, नेहरू को बनाया जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जब 1938 में समिति बनी तो 1938 के बाद जो है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा घटना होता है। कौन सी घटनाएं होती हैं? तो द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। 1938 के बाद जो है यानी पूरे विश्व में जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो जो समिति राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया रहता है उसका जो है राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाया गया हुआ रहता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, इसका जो लक्ष्य रहता है, मिशन रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाता है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में लोग उलझ जाते हैं, सरकार उलझ जाती है और जो मिशन अपना जो है राष्ट्रीय योजना का जो बनाया रहता है 1938 में, वो विफल हो जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आय योजना समिति का कार्य क्या था? राष्ट्रीय योजना समिति का लक्ष्य क्या था? तो ये जो था भारत के अंदर कितना इनकम है ना, कितना भारत सरकार को टैक्स प्राप्त होती है ना, और किन किन जगह पर खर्च किया जाता है, कितना गरीबी है, कितना बेरोजगारी है, कितना जो है पुल बना हुआ है, कितना जो है एजुकेशन में, कितना जो है सेना में खर्च किया जाता है, उसको लेकर के जो है ये जो है डेटा एकत्रित करता, यानी आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो है ये समिति बनाया गया रहता है। लेकिन 1939 में जो है 1939 और 45 के बीच 1945 के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जिसके कारण जो है राष्ट्रीय योजना समिति विफल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो है तब जाकर के यानी आजादी के बाद जो है आजादी के बाद अब जो है आजादी के बाद आजादी के बाद जो है संस्थाएं बनने लगती हैं। कौन सा? तो प्लानिंग कमीशन। कौन? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब? 15 मार्च 1950 को। इसके बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जितना भी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर हम लोग बात करें प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन का जो प्रथम अध्यक्ष था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया इसका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का, और उपाध्यक्ष जो बनाया गया था वो गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है। इनको जो है क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया। यहाँ भी लाल और यहाँ भी लाल, दोनों को जो है एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कर रहे हैं, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के जो है अंतिम, अगर हम कहें अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग का, अर्थात प्लानिंग कमीशन का जो है अंतिम अध्यक्ष बने रहते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष जो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया को बनाया जाता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, अहलूवालिया, ठीक है, इधर हट नहीं रहा। चलिए, अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को उपाध्यक्ष। जब से नरेंद्र मोदी आया, ये संस्था को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो है कौन सी संस्था लेकर के आया? तो नीति आयोग लेकर के आते हैं, ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग को किसको कहा जाता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूरी है बच्चों, याद रखना। और ये जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को जो है मोदी जो है ले आया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान। अब हम लोग चलते हैं कि योजना कौन कौन बना रहा है। अब जो है योजना कौन बना रहा है? तो नीति आयोग बना रहा है। अब हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक पर, जहां पर हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी जो था बेसिक नॉलेज था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1956 के बीच जो है बनाई गई थी, यानी 5 साल के लिए। अब यहाँ समझ सकते हैं उस तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जो 1951 और 56 के बीच जो है रहे। और देखिए बच्चों, योजना का मतलब क्या होता है कि 5 साल एक निश्चित समय निर्धारित की जाती है और उस निश्चित समय के अंदर जो है एक लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य क्या रहता है? कृषि को विकास करना। देखिए उद्देश्य क्या रहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना
का उद्देश्य जो रहता है कृषि विकास रहता है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है आखिर यही कृषि विकास को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि ज्यादातर लोग जो हैं, यानी कह सकते हैं कि 80% लोग जो हैं कृषि पर निर्भर था। इसीलिए जो है जो मॉडल तैयार करने वाले थे, हैरोड-डोमर मॉडल जिसको कहा जाता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हैरोड-डोमर मॉडल तैयार किया था, ठीक है ना, हैरोड-डोमर, ठीक है। ये दोनों कृषि वैज्ञानिक रहते हैं और कृषि के लिए क्या क्या जरूरी होता है इन्होंने मॉडल तैयार करता है, ठीक है। अब है कि कृषि को इसलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कृषि पर निर्भर था, और कृषि को अगर विकास किया जाता तो उसके मतलब 80% लोगों को रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है ना। तो अगर 80% लोगों को रोजगार अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं देश के विकास की गति मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या रहता है कि लक्ष्य क्या निर्धारित किए हुए रहते हैं, यानी विकास दर का एक लक्षित रहता है कि कम से कम 2.1% जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है विकास लाना है। लेकिन प्राप्ति कितना होता है, देखिए यहाँ जो है प्राप्त जो होता है बच्चों 3.6, यानी कहीं ना कहीं जितना लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन प्राप्त कितना होता है 3.6, कहीं ना कहीं जो है लक्ष्य से ज्यादा जो है विकास प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में कितना बढ़ोतरी हुई, प्रति व्यक्ति आय में जो है 1.8% जो है बढ़ोतरी होती है। अच्छा यहाँ पर ये हम लोग देखने वाले हैं कि उपलब्धि क्या हुआ, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है कौन कौन सी जो है उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। तो जो है भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है सतलुज नदी पर जो है बनाया गया था। कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। ये जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है ना, जो कि ये जो है 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता को समर्पित कर दिया जाता है, यानी जो है जब पूर्ण रूप से बन जाता है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। तो 1963 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं और जनता को समर्पित कर देते हैं कि जाइए आप लोग जो है आज के बाद से आप इससे सिंचाई करिए, मछली पालन करिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए आगे बिजली जनरेट किया जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस बांध की जो ऊंचाई है लमसम जो है 856 फीट और इतनी बिजली जनरेट की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1000 यानी 1325 मेगावाट बिजली तैयार किया जाता है, कहाँ, भाखड़ा नागल बांध में, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। क्लियर है। अब जो है और जो यहाँ पर एक और योजना बनाई गई थी जिसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डीबीसी, ठीक है, डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है कब बनाया गया था, तो 7 जुलाई 1948 को, जिसके अंदर जो है 8 बांध बना करके जो है यहाँ पर केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल का जो है सम्मिलित परियोजना था, जो कि 7 जुलाई 1948 को बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो है दूसरा प्रथम, देखिए कभी कभी क्या पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया, तो हैरोल्ड डोमर ने तैयार किया, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास के लेकर के। अच्छा उपलब्धि क्या था, तो भाखड़ा नागल जैसे बांध बनाया गया था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता को कब सौंपे, तो 1963 में। लक्ष्य कितना रखा गया था 2.1 और प्राप्ति कितना हुआ, तो 3.6। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारी चीजें जो हैं ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंदर आते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है या द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, उसका लक्ष्य कितना रखा जाता है, 4.5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 साल के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य क्या रहता है या उद्देश्य क्या रहता है, भारी एवं आधारभूत उद्योग, इंडस्ट्री को जो है विशेष फोकस किया जाता है। अच्छा उस वक्त जो है मॉडल कौन तैयार किया था, पीसी महालनोबिस। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है ना बच्चों कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जो है मॉडल के बारे में कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था। प्रधानमंत्री कौन था, तो उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू ही थे। और 56 से 61 जो है 5 साल के लिए जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, एक उद्देश्य निर्धारित की गई थी कि जो है भारी एवं आधारभूत उद्योग खोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए लक्ष्य कितना परसेंट, कम से कम जो है 4.5% विकास दर रखा गया था। अच्छा विकास दर क्या है, देखिए पहले मान लो कि कोई 50% जो है विकास किया है, ठीक है। अब जो है उसमें और 4.5% जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 54.5 यानी 54.5%। तो इसको हम लोग बोलते हैं विकास दर यानी लक्ष्य वृद्धि, ठीक है, या वृद्धि दर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी जो है 1959 में राउरकेला अर्थात उड़ीसा में जो है जर्मनी के सहयोग से इंडस्ट्री खोला जाता है। लक्ष्य ही रखा गया था भारी एवं आधारभूत उद्योग, तो उसके अंतर्गत जो है राउरकेला यानी उड़ीसा में जो है जर्मनी के सहयोग से उद्योग खोला जाता है। 1955 में जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है रूस के सहयोग से खोला जाता है। फिर 1959 में जो है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो है ब्रिटिश के सहयोग से जो है आयरन एंड स्टील कंपनी खोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और जो है सिंदरी में जो है उर्वरक कारखाना जो है 1951 में धनबाद में ओमानिया और सल्फेट जो है
खोला, वो भी पीएम जो कौन रहते हैं, तो नेहरू जी के ही नेतृत्व में जो है ये खोला जाता है। ठीक है, धनबाद में, झारखंड में पड़ता है धनबाद। तो यहाँ पर जो है कौन सा कारखाना खोला जाता है, उर्वरक कारखाना खोला जाता है। और उसके साथ ही जो है चितरंजन लोकोमोटिव जो है पश्चिम बंगाल में ही जो है 1948 में जो है स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन मॉडल तैयार करता है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, कौन तैयार करता है, तो पीसी महालनोबिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बीबीआई में से ये आता है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी हुई थी, तो राष्ट्रीय आय में जो है लमसम 25% का वृद्धि हुआ था। ठीक है, और पूंजी निवेश दर जो है 11% जो है बढ़ाया गया था। ये पूछता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो जो है 25%। और पूंजी निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेट भी बढ़ा दिया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में जो है 11% जो है पूंजी निवेश किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 के बीच जो है रखा जाता है। यहाँ पर भी जो है पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा जाता है, और उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है 62 तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद जो है इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर से एक लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो 65 से लेकर के 66 के बीच रहते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या कह रहते हैं कि गलीमत से लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु हो जाता है, या 66 होता। ठीक है, तो 1965 और 66 के बीच कौन रहा, लाल बहादुर शास्त्री। फिर तीसरा में जब लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु हो जाती है, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी रहती है। और 1966 से 69 तक जो है प्रधानमंत्री कौन बनी रहती है, इंदिरा गांधी रहती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर लक्ष्य क्या रहता है, तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहता है, जो लक्ष्य रहता है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का। तो आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो लोगों को स्वरोजगार देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तब तो जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर जब तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है बच्चों, उस बीच जो है देखिए ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल हो जाता है। असफल होने के कारण क्या है, प्रथम जो है भारत और चीन के बीच युद्ध होता है 1962 में। बहुत बड़ा जो है युद्ध में जो है काफी धन माल का जो है नुकसान हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध। इसमें भी जो है भारत हालांकि जीतता है ना, युद्ध जो है जीत जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता है ना। तो और उसके बाद जो है तीसरा कारण जो था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भयंकर अकाल हो गया था। कृषि में उतना उत्पादन होता नहीं है, तो सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपनी जनता को कैसे पालन पोषण करेगा। ठीक है, तो यही कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है विफल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो है लक्षित वृद्धि दर रखा जाता है 5.6, लेकिन 5.6 क्या वृद्धि होगा, यहाँ तो दो युद्ध यानी तीन युद्ध कर सकते हैं, एक प्रकार से अकाल से भी युद्ध लोग लड़ रहे थे। तो ये जो विकास का जो दर रखा जाता है 5.6%, ये कहीं ना कहीं फॉल हो जाता है, गिर जाता है, और 2.5% जो है ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ जो है महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल जो है इसमें लागू किया जाता है, लेकिन सब विफल हो जाता है। चलिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट जो है स्थापना किया गया था। जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है एक प्लांट खोला जाता है बच्चों, जिसका नाम रहता है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, ये भी झारखंड में है, और किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से खोला जाता है, जिनका नाम क्या रहता है, सेल। बोकारो में जो है सेल की स्थापना कब किया जाता है, 1964 में। अच्छा, सेल की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 को पूर्ण रूपेण जो है किया जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी बुनियादी रखी जाती है 1964 से, लेकिन हालांकि जो है पूर्ण रूपेण से बन करके तैयार हो जाता है 1973 में, और उसका नाम जो रखा जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए जब विफल हो जाता है, जब योजना तीसरा जो है योजना विफल हो जाता है, पैसा सरकार के पास रहता नहीं है उतना, तो योजना अवकाश ले लेता है कि अब जो है पंचवर्षीय योजना जो है अब हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है उतना बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, इसलिए योजना में अवकाश ले लेता है। अवकाश से मतलब होता है छुट्टी, कि अब जो है पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनेगी। जब तक पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो हम खरीदारी कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, या बिजली जनरेट कैसे करेंगे, रोड कैसे बनाएंगे, लोगों को फ्री अनाज कैसे देंगे। तो इसलिए जो है योजना का अवकाश ले लिया जाता है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है ना, 1966 से लेकर के 1969 के बीच 3 साल के लिए छुट्टी पंचवर्षीय योजना ले लेती है। अब बोल रहा है कि 3 एक वर्षीय योजना लागू होता है, यानी एक साल के लिए भी योजना बनाया जा रहा है ना, एक साल के लिए जो है 3 वर्ष तक जो है योजना लिया जाता है। नहीं तो इससे पीछे हम लोग प्रथम देखें, द्वितीय देखें, तृतीय देखें, उसमें 5-5 साल के लिए जो है योजना बनाई जाती है। ठीक है ना,
अब जो है जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम एक एक साल का जो है योजना बनाने लगे। अच्छा, जीडीपी वृद्धि दर जो है आंका गया 3.9%, ठीक है। और ये इसका जो मॉडल जो तैयार किया था बच्चों, अशोक रुद्र एलन, ठीक है, इसका जो है मॉडल तैयार करने वाले कि अब जो है एक एक वर्ष के करिए, क्योंकि आपके पास जो है उतना बजट नहीं है, उतना पैसे नहीं है, ठीक है। चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण जो है पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने से असफल रहती है। देख रहे हैं ना, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है चीन और पाकिस्तान, साथ ही साथ जो है सूखा के साथ जो या अकाल के साथ जो युद्ध करना पड़ा भारत को, है ना, वर्षा ना होने के कारण, तो यही कारण है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने से असफल रह जाती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिसके कारण जो है चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करने करके इसके स्थान पर जो है 3 1 वर्ष यानी कि 1 साल के लिए जो है योजना बनाने का प्लान बनाया, ठीक है। और इसी बीच जो है अवकाश काल के दौरान ही थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस कालावधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए दूसरी बार जो है अवमूल्यन किया जाता है, यानी अपने पैसे का वैल्यू जो है घटा दिया जाता है। पैसा का वैल्यू इसलिए घटा दिया जाता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उतना जो है रकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे का वैल्यू अगर हम घटा देते हैं तो विदेश की कंपनियां जो है हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा और हमें जो है अकाल से या कहिए कि मौत से बचा सकता है। कौन? तो अवमूल्यन करने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि इसी दौरान जो है हरित क्रांति आती है। यानी भगवान भी कहिए कि भारत सरकार के साथ था और अचानक बारिश होती है और जो है हाइब्रिड बीज का जो है लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। हाईली एलिड वेराइटी सीड्स का जो है प्रयोग। अब यहाँ देखिए कि 66 से 67 1 साल के लिए जो योजना बना, प्रथम 1 वर्षीय योजना जो बना 66 से 67 के बीच, ठीक है ना, वो जो है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण पंजाब से शुरुआत किया जाता है। जो हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है बच्चों, पंजाब से शुरू होती है, ठीक है। या 1 वर्षीय योजना जो है कहाँ से शुरू होती है? पंजाब से शुरू होती है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कृषि, चूंकि ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व के हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? विश्व के हरित क्रांति के जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक देश किसको माना जाता है? फिलीपींस को। यानी दुनिया का सबसे पहले जो है फिलीपींस से जो है हाईली एलिड वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया जाता है और इस बीज के दौरान जो है लगाने के दौरान काफी जो है ज्यादा उत्पादन होता है। और कौन कौन फसल में ज्यादा उत्पादन होता है? तो गेहूं, धान, मोटा अनाज जिसको मक्के वगैरह कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, 3 राज्यों में जो है हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अच्छा, हरित क्रांति शब्द कौन लेकर आया था? विलियम गॉड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हरित शब्द का उच्चारण सबसे पहले कौन किया था? तो विलियम गॉड किया था। कौन किया था? विलियम गॉड किया था, ठीक है। हरित क्रांति का केंद्र किसको माना जाता था? तो यूपी में एक श्यामली नामक स्थान है, उसको माना जाता था, क्योंकि वहां जो है खास करके गेहूं वगैरह का जो है उत्पादन काफी अधिक हुआ था, ठीक है। तो ये जो सारी उपलब्धियां कब प्राप्त हुई? अवकाश काल के दौरान, जब जो है 1 वर्षीय योजना अपनाया जाता है 1966 और 67 के बीच ही जो है हरित क्रांति भारत के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो यहाँ जो है चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जो है कौन मॉडल तैयार करता है? डी आर गॉडगिल। अच्छा, यहाँ पर उद्देश्य क्या रहता है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी तेजी से अगर आप जाएंगे तो गिरेंगे भी, तो मतलब स्लो मोशन में ही काम करें लेकिन लगातार करें। तो इसलिए बोल रहा है कि स्थिरता के साथ जो है आर्थिक विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और मॉडल तैयार करने वाला कौन था? डी आर गॉडगिल, ये याद रखना है। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी जी जो है कह सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता है। अच्छा, इससे पहले आप लोग को मैंने जो बताया कि 1 वर्षीय जो 3 साल रखा गया 66 से लेकर के 69 के बीच, 66 से 69 के बीच जो है काफी जो है विकास होता है 1 साल में, क्योंकि छोटा छोटा लक्ष्य रखा जाता है ना, छोटा छोटा लक्ष्य रखा जाता है, तो 1 साल के अंदर जो है वो उपलब्धियां प्राप्त होती चली गई और यही जो परिणाम रहा हरित क्रांति भारत के अंदर हुआ था, ठीक है। चलिए, हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना का जिक्र कर रहे थे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जब 1 वर्षीय योजना कंप्लीट हो जाता है 3 साल के बाद, तो 69 से 74 के बीच जो है फिर से चतुर्थ या चौथी पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया जाता है। भारत सरकार के पास बजट भी आ जाता है अब, ठीक है, विदेश से सहयोग भी मिलने लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक जो हैं, हालांकि 14 बैंकों का जिक्र कर रहा है कि 19 जुलाई 1969 को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण क्या है? राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि जो भी प्राइवेट बैंक थी सरकार के अधीन हो जाता है, सरकार की परमिशन, सरकार के मार्गदर्शन में चलने लगती है, तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। कब? 19 जुलाई 1969 को। अच्छा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और कह सकते हैं कि 30 क्षेत्रों को शामिल किया गया था इस 5 वर्षीय योजना में।
है ना। और इंदिरा गांधी 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो है प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि जो है इनका मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हो जाता है। इंदिरा गांधी का मृत्यु से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका मृत्यु कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप देखिए कि जिस बैंक के पास जमा पूंजी 50 करोड़ होता है, ठीक है, और 50 करोड़ से अधिक था, उसे जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। जिस बैंक के पास 50 को जमा राशि जो है या जमा पूंजी जो है उसके पास 50 करोड़ रुपया से ज्यादा रहता है, तो उस बैंक को इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीयकरण कर देती है, ठीक है। अब वो दिन दहाड़े जो है अपना बैंक प्रोसेस करेगा। उनमें सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक था, और पंजाब नेशनल के जो बैंक है उनका स्थापना जो है 19 मई 1894 को हुआ था, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 21 दिसंबर 1911 को। उसके बाद तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे जो बैंक का जो लिस्ट है ना बच्चों, उसके पास जो है 50 करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी होता है, और इसलिए जो है इंदिरा गांधी उस बैंकों को, उन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करती है। तो हम लोग बैंक का नाम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्थापना है 7 सितंबर 1906 को, और कैनरा बैंक ये 1 जुलाई 1906 को स्थापना हुआ था। इसके पास भी 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी था। इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सब जो है कब स्थापना 14 बैंकों को किया गया बच्चों, तो ये जो 14 बैंकों का स्थापना किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। कभी कभी पूछ देता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ किन पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। अगर आपका जो है समय काल पूछेगा तो 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 के बीच, ठीक है। यहाँ पर जो है मॉडल जो है तैयार जो किया था बच्चों, डी.आर. गॉडगिल याद रखना, अशोक रुद्र और एल.एस. माने भी इनमें सम्मिलित था, ठीक है। और लक्ष्य तो आपको मैंने बताया था कि लक्ष्य जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना है, यानी स्लो मोशन में करना है, ज्यादा तेजी से तो गिर जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे ही करना है, लेकिन तर्कसंगत करना है, अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों, ये जो है 1 अप्रैल 1974 से 78 के बीच रखा जाता है। यहाँ देखिए 1 अप्रैल होगा आगे, और यहाँ पर जो है चूंकि वित्तीय वर्ष जो है भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है वित्तीय वर्ष है, तो ये जो है 1 अप्रैल यहाँ आगे होगा और इधर होगा 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जब मर जाती हैं तो मोरारजी देसाई को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। अब इसका मॉडल कौन तैयार करता है, डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया जाता है डीपी धर के द्वारा किया जाता है, और लक्ष्य कितना रखा जाता है 4.4%, लेकिन प्राप्ति जो होता है 4.8, यानी कहीं ना कहीं बढ़ करके जो है लक्ष्य प्राप्ति होती है। जितना परसेंट हम उम्मीद रखते हैं उम्मीद से ज्यादा जो है हमें प्राप्त होता है। अच्छा, उद्देश्य क्या रहता है, निर्धनता उन्मूलन, यानी गरीबी को दूर करना, आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को स्वरोजगार देना, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा जो है गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन का नारा किसने दी, तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता 30 के स्थान पर जो है 66 क्षेत्रों को शामिल किया गया। हम लोग देखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है 30 क्षेत्र लिया गया था, 30 क्षेत्र को डेवलप करने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी, परंतु पांचवी पंचवर्षीय योजना के में जो है वो 30 से बढ़ा करके 66 क्षेत्र को शामिल किया जाता है। देखिए काम के बदले अनाज जो है 77-78 में की योजना चलाती है इंदिरा गांधी, ठीक है। काम के बदले अनाज, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब आगे देखिए 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब 20 ऐसे मुद्दे को लिया जाना जो एकदम करके दिखाना, 100% जो है उस लक्ष्य को प्राप्ति करना है, ठीक है। और उसी दौरान जो है 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाता है। ये भी बोला जाता है कि रीजनल रूरल बैंक जो है किसानों को जो है कम ब्याज दर पर जो है ऋण देने का काम करता है, और ये सीधा जो है आरबीआई जो है इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा खोला गया था बच्चों, तो खोला गया था प्रथमा ग्रामीण बैंक खोला गया था, ठीक है। और यहाँ देखिए आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक का नियमन कौन करता है, यानी रूल रेगुलेशन कौन बनाता है आरआरबी को, तो आरबीआई, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रीजनल रूरल बैंक को नियमन करता है, नियमित करता है, ये नहीं कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन बनाता है। ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार। अच्छा, आरआरबी में जो है कंट्रीब्यूशन देखिए केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होता है, और प्रवर्तक बैंक का 35। देखिए प्रवर्तक बैंक किसको कहा जाता है, जिस बैंक के द्वारा ग्रामीणों को लोन दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसको प्रवर्तक बैंक कहा जाता है। और राज्य सरकार का हिस्सा कितना था, 15%। ये कभी कभी पूछ देता है कि आरआरबी में जो है हिस्सेदारी है किनका किनका है, तो केंद्र सरकार, प्रवर्तक बैंक जिनके द्वारा जो है किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और राज्य सरकार का 15%, ठीक है।
अब आगे देखिए, और जो आरआरबी है यानी रीजनल रूरल बैंक है, वो नाबार्ड बैंक नेतृत्व करती है। और नाबार्ड बैंक को कौन नेतृत्व करती है? तो आरबीआई करता है। इन सबका जो है सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है वर्क बटा हुआ है। और नाबार्ड बैंक की स्थापना बच्चों 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के द्वारा किया गया था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो है स्थापना करने का भी कौन किया था? शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड बैंक खोली गई। नाबार्ड के अधीन जो है आरआरबी लाया गया, तब जाकर के जो है किसानों को क्या मिल रहा है? कम कीमत पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बीच में भी कुछ अनबन हो जाता है, कुछ ऐसी स्थितियां पड़ जाती हैं जिसके कारण जो एक और 2 साल के लिए जो है ब्रेकअप लिया जाता है, अवकाश काल लिया जाता है, जिसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा जाता है। 78 से 80 यानी योजना से पहले जो है समाप्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो आप हम लोग पढ़ रहे थे 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो 5 साल जो समय निर्धारित की जाती है, लेकिन 5 साल से पहले ही इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। और एक योजना बनाई जाती है जिसका नाम अनवरत योजना या कहा जाता है, जो 78 यानी 2 साल के लिए रोलिंग प्लान रहता है। और इसको गांधीवादी मॉडल कहा जाता है। रोलिंग प्लान को क्या कहा जाता है? गांधीवादी मॉडल कहा जाता है, जो 1944 पर आधारित थी। बड़े जनता पार्टी द्वारा लगाया गया था। देखिए सरकार भारत में बदलती रही है, तो पहले जो है कांग्रेस पार्टी का जो सरकार चल रहा था उसके योजना को 1 साल पूर्वतः खत्म कर दिया जाता है। और जनता पार्टी जब सरकार बनती है तो 78 से 80 के बीच जो है एक स्पेशल योजना बनाई जाती है, जिसको अनवरत योजना कहा जाता है या रूलिंग प्लान कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सरकार के द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा। उससे पहले जो 4-5 पंचवर्षीय योजना चला वो सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा चला था। अब जनता पार्टी जैसे आया 1 साल पहले जो है उस 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर करके जो है एक अनवरत योजना लागू करता है। चलिए, इस योजना को डीडीटी लकरवाला ने तैयार किया था। जो यहाँ मॉडल जो तैयार किया है रोलिंग प्लान का, उसका नाम है डीडीटी लकरवाला। ठीक है, और अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है गुनार मित्तल के द्वारा जो है अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा। देखिए एशियन ड्रामा क्यों किताब का नाम रखा जाता है? कि ड्रामाबाजी कौन किया? यहाँ जनता पार्टी किया। जनता पार्टी क्या करता है? कांग्रेस की जो योजना रहता है, जो लक्ष्य रहता है, उसको समाप्त करके जो है अनवरत योजना या रोलिंग, रोलिंग का मतलब है कि कांग्रेस की जितना भी योजना है उसको प्लेन कर दो, लेबलिंग कर दो, रोलिंग कर दो। ठीक है, और यही कारण है कि गुनार मित्तल जो है अपनी किताब जब लिखते हैं अनवरत योजना के बारे में, तो उस किताब का नाम रख देता है द एशियन ड्रामा। ठीक है, किसी के लक्ष्य को रोलिंग कर दो, प्लेन कर दो, उसके बाद जो है अपना योजना जारी करो। अब देखिए उसी तरह जो है छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना कब? 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 के बीच। मॉडल कौन तैयार किया? आगत निर्गत। आगत निर्गत का मतलब होता है जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से बजट होगा। ठीक है, आगत निर्गत का मतलब क्या होता है बच्चों? जितना बजट होगा उसी के हिसाब से खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी का जो है इसी बीच जो है छठी पंचवर्षीय योजना में ही क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, और अच्छा इस लक्ष्य क्या रखा जाता है? रोजगार सृजन करना। देखिए रोजगार सृजन करने का मतलब है कि जितना ज्यादा रोड बनेगा, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जितना कुआं तालाब डोभा वगैरह को खुदवाया जाएगा, उतना ज्यादा जो है रोजगार सृजन होगा। गरीबी निवारण का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो है गरीबों को जो है धन वितरण किया जाए, उन लोगों को रोजगार उन्मुक्त किया जाए, है ना। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित जो है देखिए कई एक जो है योजना चलाया गया था। IRDP, NREP, TR रिज्म जिसको कहा जाता है, ड्वाफ्रा कहा जाता है, रिलिज्म कहा जाता है, ये सारी जो है योजना बेरोजगारी उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी को दूर कर देना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? गरीबी दूर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उस वक्त चेयरमैन कौन रहता है? राजीव गांधी। ठीक है ना, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो है बच्चों जो कार्यभार प्रधानमंत्री का जो संभालते हैं 1984 के बाद से, ठीक है ना, वो राजीव गांधी संभालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये सारे लक्ष्य हैं। अब हो रहा है कि विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? विद्युत, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है बिजली उत्पादन करने पर विशेष जोर दिया जाता है राजीव गांधी के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए आगे 15 अप्रैल 1980 को 6 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, फिर जो है पहले तो इससे पहले हम लोग देखे थे चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जो है यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कितने बैंक का? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिसके पास जमा पूंजी कितना? तो 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी रहता है, उसको राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इससे पहले वाला में 50 करोड़ निर्धारित किया गया था, अबर वाला में जो है 200 करोड़ जिसके पास जिस बैंक के पास था उसको जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक उसमें रहता है, विजया बैंक रहता है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रहता है, कॉर्पोरेशन बैंक रहता है, आंध्रा बैंक रहता है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया रहता है। ठीक है, इस तरह जो है 6 बैंकों का जो है 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जो प्राइवेट बैंक होता है वो सरकार के नियमन के द्वारा चलता है, सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि आरबीआई के रूल रेगुलेशन के तहत जो है चलता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है
फर्स्ट बार कब से 66 से 77 के बीच, उसके सेकंड बार बनी 1984 या 84 में, तो उनका जो है मृत्यु ही हो जाता है। कुल मिलाकर के जो इंदिरा गांधी 16 साल जो है प्रधानमंत्री बनी रहती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है बच्चों 1 अप्रैल 1985 से लेकर के 1990 के बीच निर्धारित किया गया 5 साल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ 5 साल के लिए कौन कौन सा लक्ष्य या उद्देश्य रखा जाता है, और इंदिरा आवास योजना। देखिए गरीबों को जो है, जो बीपीएल कार्ड रहता है, एकदम गरीबों में गरीब रहता है, उनको जो आवास दिया जा रहा है, ठीक है। और ये 85 से 86 के बीच जो है योजना लागू होता है। दूसरा लक्ष्य है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। लोगों को जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाने लगा कि आप लोग को कम से कम 100 दिन का हम गारंटी देते हैं, रोजगार देंगे, ठीक है ना। यह लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1989। फिर एक और योजना लाया गया, नेहरू रोजगार योजना। इस तरह जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है योजनाएं लाई जा रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन था, राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को पद संभाल लेते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ये जो है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ये सारे जो है कब कब जो है प्रधानमंत्री बना, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 85 और 90 के बीच जो है कई को प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 84 में तो पहले राजीव गांधी, फिर जो है 89 में प्रताप सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद 90 में चंद्रशेखर जो है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि वार्षिक योजनाएं जो हैं 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 92 के बीच बनाया जाता है। वार्षिक योजना 1 साल के लिए योजना जो है बनाया जाता है। अब बोले कि राजनीति अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी राजनीतिक अस्थिरता के मतलब है कभी कांग्रेस तो कभी जनता पार्टी, कभी कांग्रेस तो कभी जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो राजनीतिक उथल पुथल हो जाता है, अस्थिरता हो जाता है। जब राजनीतिक उथल पुथल होता है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट एकदम रुक सा जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। इसीलिए जो है स्थिर सरकार होना चाहिए, मजबूत सरकार होना चाहिए। बोला कि कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाती थी, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता थी और विकास जो है धीमी गति पकड़ ली थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग को जिक्र करना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल जो है प्रधानमंत्री कौन होता है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी जो है बदलाव लाते हैं, क्योंकि 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है एच.डी. देवगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है दो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉडल कौन तैयार करता है, जॉन डब्ल्यू मिलर, और प्रारूप कौन तैयार करते हैं, प्रणब मुखर्जी। ये भी बहुत काफी दिग्गज व्यक्ति थे, है ना, राजनीतिक क्षेत्र में। उसके बाद जो है आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है, यानी जितना लक्ष्य देखिए यहाँ पर जो है 5.6% रखा गया था कि हम इतना जो है डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जो है प्राप्ति हो जाता है। बोला कि 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। जो आप जब जब राजनीतिक उथल पुथल हो जाता था तो अपने हिसाब से जो है प्रारूप यानी पैटर्न तैयार करते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन के मतलब एजुकेशन होता है, ठीक है ना। अपना भारत सरकार जो है अपनी जनता के प्रति जो है शिक्षा का विकास और विस्तार करने के बारे में। फिर महिला समृद्धि योजना लाया गया, तब 2 अक्टूबर 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया गया 15 अगस्त 1993 की। ये सारे जो है गरीबी उन्मूलन के तरीके थे। अब आते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या होता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के बीच रखा जाता है, और मॉडल जो होता है आगत निर्गत होता है, ठीक है ना। और उद्देश्य क्या रहता है सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास, यानी सभी चाहे गरीब हो अमीर हो सभी के लिए जो है समान रोजगार के अवसर मिलेंगे, ठीक है। और सामाजिक न्याय होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा। मॉडल कौन तैयार करता है, अमर सेन मॉडल कहा जाता है इसको। 9वीं पंचवर्षीय योजना को अमर सेन मॉडल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह योजना जो है भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1966 में परमाणु परीक्षण के कारण जो है असफल हो जाता है, ठीक है। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना होता है किन किन कारणों से जो है विफल माना जाता है, तो यहाँ जो बोल रहा है कि कारगिल युद्ध हुआ है, भूकंप हुआ है, ठीक है ना, परमाणु परीक्षण के कारण काफी खर्च हो गया है जिसके कारण असफल हो जाता है। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन रहता है, आई.के. गुजराल और ए.बी.वी. वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर आते हैं। यहाँ 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बच्चों ये इसका जो कार्यकाल होता है 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 31 मार्च 2007। अब यहाँ बोल रहा है कि लक्षित विकास दर 7.9। देखिए धीरे धीरे जो है विकास का जो लक्ष्य का दर है वो बढ़ाते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जितना लक्ष्य रखा जाता है उतना प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और उद्देश्य जो होता है बच्चों इस मॉडल का 10वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष लक्ष्य क्या रखा जाता है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है एक योजना चलाया जाता है, यानी बूढ़े बुजुर्ग जितना लोग हैं या फिर 14 साल 0 से लेकर के 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का जो है काम इस शिक्षा अभियान के द्वारा दिया जा रहा था, ठीक है। और ये जो है सर्व शिक्षा अभियान कब तैयार किया गया, 2001 को। अच्छा, विकास दर 8% तथा कह सकते हैं 7.6% आंका गया। अब यहाँ है 2002 और 3 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई
और निर्धनता अनुपात में कमी आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजना चलाया गया था रोजगार को लेकर के, रोजगार उन्मूलन को लेकर, बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन को लेकर के। यही कारण है कि निर्धनता के अनुपात में कमी आती है। 2007 में जो है 5% कमी आई थी किसमें, गरीबी में। बड़े 2012 तक जो है 15% जो है निर्धनता में कमी आ गई, और साक्षरता दर बढ़ करके 50% हो जाता है। यानी शिक्षा पर विशेष सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य रहता है लिटरेसी रेट को बढ़ाना, तो यही कारण है कि लिटरेसी रेट जो है बढ़ करके 75% हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है कि आज़ादी के बाद जो है मात्र 17% लिटरेसी रेट रहता है। आज़ादी के बाद जो है मात्र जो है हमारे देश के लोग 17% ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है पंचवर्षीय योजना का जो बहुत बड़ा योगदान रहा कि 75% जो है लोग शिक्षित हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो समय काल रहता है 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच, ठीक है। अच्छा लक्ष्य क्या रहता है बच्चों, तीव्र और समावेशी विकास। समावेशी मतलब है कि हर तरह का भी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, उसमें सब सम्मिलित रहता है, ठीक है ना, चाहे रोड हो, बिजली हो, शिक्षा हो, है ना, गरीबी दूर करना हो, सब इसमें आ जाता है। तीव्र समपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। समपोषणीय यानी मतलब सबको पोषण भी देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ बोला लक्षित विकास कितना रखा गया था, 8.1% रखा गया था, लेकिन विकास दर जो है उसको मात्र जो है 7.9 ही प्राप्त होता है। केंद्र बिंदु क्या था, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना था। इंक्लूसिव का मतलब होता है सभी क्षेत्रों को समान दृष्टि से आगे बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए आर्थिक विकास वृद्धि लक्ष्य कितना रहता है, 8 से इतना, लेकिन प्राप्त कितना होता है आपको तो बताया था मैंने, कितना बताया था, 7.9% ही क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि मिड मील योजना प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद साक्षरता दर जो है 75% तक लाना इसका लक्ष्य रहा है। 2012 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराना जो है लक्ष्य रहा है। कौन सी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री था बच्चों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। ये भी कांग्रेस पार्टी का ही है। अब यहाँ पर अंतिम हम लोग पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है कार्यकाल कितना रहता है, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 के बीच। और अध्यक्ष या कह सकते हैं कि कौन था इस योजना का, तो मनमोहन सिंह। अच्छा योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह, ठीक है, 2012 से लेकर 17 के बीच। और उपाध्यक्ष कौन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। विकास दर जो है 10% रखा गया, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा जाता है। और प्राप्त बहुत कम होता है, 8% समथिंग होता है प्राप्त, ठीक है। उद्देश्य क्या रहता है, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। देखिए यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, हर एक क्षेत्र को डेवलप करने से ही देश का डेवलपमेंट होगा। और इस योजना में 25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे, है ना। कौन कौन से लक्ष्य रखे गए थे, इनमें से मुख्य देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी को बढ़ाना बहुत जरूरी था, है ना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना जरूरी था, लोगों को आत्मनिर्भर करना बहुत जरूरी था, गरीबी और रोजगार बढ़ाना था, यानी कह सकते हैं गरीबी घटाना, रोजगार बढ़ाना था, शिक्षा को विस्तार करना था, लिटरेसी रेट को बढ़ाना था, स्वास्थ्य 25 बोल रहा है कि जो है स्वच्छता है 25 प्रति हजार, मृत्यु दर 1 प्रति हजार करना। बोल रहा है कि मृत्यु दर घटाना, उसका मतलब है कि अस्पताल वगैरह खोलना, स्वास्थ्य के प्रति जो है सरकार को जागरूक, जनता को जागरूक करना। यहाँ है 5वां ग्रामीण अवसंरचना अर्थात जीडीपी को बढ़ाना। बोल रहा है कि पर्यावरण और धारणीयता को डेवलपमेंट करना, यानी पर्यावरण को क्या करना, विकास करना। फिर बोल रहा है कि सेवा प्रदायगी, यानी जो है सेवा भाव से जो है सरकार जो है सभी को समावेशी विकास की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक बच्चों, और धन्यवाद। इसके लिए जो है एक और हम वीडियो बनाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है, किसका, तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक और वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है।